महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं और ये चुनाव 15 जनवरी को होने हैं और 16 जनवरी को रिजल्ट आने हैं। लेकिन सबकी नज़रें हैं वो है बीएमसी चुनावों को लेकर। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे जी। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आदित्य जी की सबके मन में और जनता ये जानना चाहती है कि जो आप उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी साथ आए हैं, इसकी पहल किसने की? मुझे लगता है सबकी को पता है कि महाराष्ट्र में ये दोनों भाई तो साथ में आए हैं, लेकिन एक इंटरव्यू हुआ था, एक पॉडकास्ट हुआ था शायद महेश मांजरेकर जी के साथ जो राज साहब का था, और उन्होंने उसमें ये कहा था कि जो भी एक दूसरे में कोई बातें हो, बातें बिगड़ी हो, बातें सही हो, ये सब छोटी बातें हैं अगर आप महाराष्ट्र के आज की प्रॉब्लम्स को कंपेयर करें तो। और दोनों भाई ये सारे जो बीच में जो बातें हुई थी या 20 साल पहले बातें हो, कुछ ठीक हो कुछ गलत हो, उसे दूर करके साथ में आए। मुझे लगता है ये पहल एक इन्होंने ऐसे करके एक एक कदम आगे करते गए। लेकिन जैसे ही वो बयान आया और जैसे ही उद्धव साहब ने भी कहा कि चलो साथ में आने की ये सही समय है, पूरे महाराष्ट्र में एक अलग जोश बन चुका था, एक उत्साह बन चुका था, और फिर पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं भी है और ठीक भी नहीं था। और मुझे लगता है जो हुआ वो इतना सही हुआ कि महाराष्ट्र में एक ताकत बन चुकी है। कितना टफ डिसीजन था कि 20 साल बाद कोई भी कनेक्शन नहीं था, चाहे फेस्टिवल की बात करें, चाहे पॉलिटिकल की बात करें या पर्सनल कनेक्शंस कुछ भी नहीं थे। कितना टफ था 20 साल बाद वो कनेक्शंस को वापस लाना? हमने देखा कि दिवाली में आप घर पे जा रहे हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही हैं, फैमिली गेट टुगेदरिंग हो रही है, ये कितना टफ था? मुझे लगता है 2 दशकों के बाद बहुत आसान भी हुआ था। क्योंकि एक तो यही बात है कि दोनों नेता 20 साल में अपने अपने नेतृत्व को साबित कर चुके हैं, पार्टीज बढ़ा चुके हैं, कैडर बेस उनका फिक्स्ड एक बन चुका है जो एक्सपैंड हो रहा है। और उसके बाद मुझे लगता है 20 साल पहले जो भी कुछ थोड़ी बातें इधर उधर की हो, वो सारी बातें बहुत पुरानी हो चुकी थी। हमने भी ये महसूस करने शुरू किया था कि दोनों फैमिलीज़ में जो अंतर था, एक वैक्यूम बन के था कि चलो ये फैमिली है लेकिन नहीं भी है जैसे था। तो एक जो दूरियां थी या कुछ खामियां रह गई होगी, उसमें मुझे लगा था कि यानी जो दोनों तरफ से हुआ, अभी वैक्यूम भर चुका है। और जो फैमिलीज़ का मिलन हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत ही एक दोनों को पॉलिटिक्स से आगे भी जाके एक फैमिली के तौर पे बहुत अच्छी बात है। हमने देखा था कि शिवाजी पार्क में मोदी जी की रैली थी, उसमें राज ठाकरे जी भी आए थे, एक ही मंच पे बैठे हुए थे। तो राज ठाकरे जी का उस मंच पे बैठना और फिर आपकी तरफ आना, तो ये डिसीजन लेने में आपको और उद्धव जी को टफ लग रहा था कि उस मंच पे बैठ चुके हैं? 19 में हम भी साथ में थे, 14 में हम भी साथ में थे पीएम साहब के। लेकिन हर किसी को अपनी अपनी एक तरह पे एक सर्कल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, अपने अपने अनुभव होते हैं और उसी लेके हम आगे जाते हैं। नेचर टोटली डिफरेंट। राज ठाकरे जी का नेचर थोड़ा एग्रेसिव है, आपको और उद्धव जी का नेचर उतना एग्रेसिव नहीं है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करते कि कोल्ड और हॉट जैसा कॉम्बिनेशन रखेंगे तो शायद नहीं, ऐसे इतना सोच के नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक मैं ये कहूँगा कि नॉट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी, लेकिन जिस तरह के माहौल आज मुंबई में है, जिस तरह का संकट आज मुंबई पे मंडरा रहा है, महाराष्ट्र का, कल भी राज साहब ने आपने देखा होगा सभा में एक प्रेजेंटेशन दिया जहाँ 2014 से लेके अभी तक हमें सभी को व्यस्त रखा है कि आप चलो ये भव्य बना के दिया है, ये आज ये बना के दिया है, आज टैक्स लगेगा आप पे, आप आज इस मिरोनुक में नाचिए, वहाँ उस त्यौहार पे नाचिए। हम सब उसी में व्यस्त हैं। नोटबंदी हुई तो आप नोट बदल में लगे हुए, लेकिन एक तरफ हम जो सामान्य नागरिक है, इस देश की जनता है, वो इसी में व्यस्त है। महाराष्ट्र को जिस तरह लूट रहे, देश को लूट रहे, मुंबई को लूटा जा रहा है, वो सहन नहीं होता। तो मुंबई पे जो मंडराता हुआ संकट है, उसी के खिलाफ हम साथ में आए। तो ये जो नेचर की आप बात कर रहे हो या दोनों पार्टी की बात कर रहे हो, मुझे लगता है जिग्जॉ पजल जैसे अभी साथ में बैठे हुए हैं। साथ में तो बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ा लगता है हु इज़ द बॉस? बॉस कौन होगा? अगर आप लोग जीतते हैं बीएमसी में, राज ठाकरे जी बॉस होंगे या फिर उद्धव ठाकरे जी बॉस होंगे? मतलब एक वन मैन तो बॉस बनेगा ना कि इनकी बातें सारी बात मानेंगे? पार्टी में तो बॉसेस क्लियर है, दोनों पार्टी में अपने अपने बॉसेस क्लियर है। अभी आपका गठबंधन हो गया। लेकिन दोनों फैमिली अगर आप जैसे आज एक तरीके से साथ में आई है, या दोनों भाई साथ में आए हैं, अगर आप उनके साथ बैठो तो वो एक दूसरे के मन को जानते हैं, दिल को जानते हैं। और मुझे लगता है कि दोनों भाइयों में कभी ये बॉस है ये बॉस ऐसा नहीं हो सकता है।
दोनों भाई और दोनों बॉस के लिए एक साथ नहीं आए, दोनों आए हैं, वो मुंबई के लिए साथ में आए, महाराष्ट्र के लिए साथ में आए। अगर मैं पॉलिटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो सीएम तो एक ही रहेगा, बाकी डिप्टी सीएम दो हो सकते हैं। तो वही मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि सीएम कौन रहेगा, उद्धव जी रहेंगे या राज ठाकरे जी रहेंगे? अगर आप आते हैं तो मुझे लगता है 29 की बात में करते हैं, और इसमें भी मुझे लगता है कि आज 20 साल के बाद जो हमने सारे लोगों ने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इसमें कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, ना दो राय है, हम साथ में ही हैं, साथ में रहेंगे। इतना टाइम क्यों लगा आप लोग को डिक्लेयर करने में कि हम दोनों भाई साथ में आ रहे हैं? अब मिलते जुलते रहे, फेस्टिव सीजन में भी साथ गए, इतना टाइम क्यों लगा? क्या वजह क्या थी? देखो क्या होता है कि पॉलिटिकल अलायंस जब घोषित करनी होती है किसी भी पार्टी के साथ, हाँ ये तो जाहिर सी बात थी कि दोनों साथ में आने वाले हैं ही। जिस पिछले जुलाई में हम साथ में आए, अपने लोगों के इमोशंस को देखा होगा। पूरे महाराष्ट्र में जो इमोशन था, मराठी मानुस में जो इमोशन था, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं उसी यानी जुलाई वो जो डोम में हम मिले थे, उसके बाद मेरी आदत है मैं बुक शॉप्स में जाते रहता हूँ। वहाँ एक बुक शॉप है, वहाँ जाके बाहर आ रहा था, हाथों में किताबें थी, बैग में डाल रहा था, गाड़ी में बैठ रहा था, तब मुझे दो बुजुर्ग व्यक्ति मिली, शायद कपल ही हो, और उन्होंने कहा कि आदित्य अभी साथ रहना ज़रूरी है। उनकी आंखों में आंसू थे, तुम्हें एकत्र आला था तो एकत्र रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कभी वो किसी राजनीतिक दल के नहीं थे, लेकिन दो भाई साथ में आ रहे हैं, दो ठाकरे साथ में आ रहे हैं, तो उनको याद मेरे दादाजी की आ रही थी और उनके आंखों में आंसू थे। वो जो इमोशन है वो मुझे लगता है आज अगर आप देखें तो सब पूरे महाराष्ट्र में है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद जुबान से मराठी नहीं है, लेकिन यहीं पैदा हुए, खुद को मराठी ही समझते हैं। उनको भी ऐसे लग रहा है कि चलो दो भाई साथ में आए ना, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि अपना कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये दोनों भाई को साथ में आना सिर्फ एक सत्ता लानी है, सत्ता साथ में रहनी है, या पारिवारिक संबंध अच्छे करने हैं? क्या था मतलब सिर्फ सत्ता में आना? वही मैं कहना चाहता हूँ ना कि ये तो माहौल था, लेकिन जो युति बनानी होती है, जो आगाड़ी बनानी होती है, अलायंस दिखानी होती है, वो तभी बन सकती है। क्योंकि आपने जो कहा ना इतना समय क्यों लगा, तो इसीलिए लगा क्योंकि जब सीट्स का रिजर्वेशन घोषित होता है, सीट कौन क्या लड़ेगा ये घोषित होता है, फिर उन बातों पे अलायंस होती है, बातचीत होने के बाद कि आप ये लड़ो, हम ये लड़ेंगे, हमारी ताकत यहाँ, आपकी ताकत वहाँ है, तो तभी तो आगाड़ी बनती है। और ये सत्ता के लिए देखो, अगर साफ बात करनी है तो हाँ, हमें महापौर बनाना है, हमारी आगाड़ी का बनाना ही है, तो है ही। जैसे हम क्या वो फडणवीस जी और ये सब, जैसे उस दिन संजय राउत साहब ने कहा ना कि वो तेल मालिश के लिए साथ में आए, तो यानी कि नहीं विवेक जी मुझे कहिए, राजनीति में अगर हम साथ में आते हैं, मुंबई बचाने को साथ में आते हैं, और हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जीतने को नहीं लड़ रहे, हारने के लिए तो नहीं लड़ रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, हम तो नैतिकता के साथ पे आए। आप भाजपा की बात करें और फिर मिंदे की बात करें और अजीत दादा की बात करें, वो किसको चिपके हुए? वो तो भ्रष्टाचार को चिपके हुए, वो सत्ता को चिपके हुए। जैसे अभी 1 साल हुआ, मैं तो पिछले 10 सालों की बात ही नहीं कर रहा है, वो तो कर रहा हूँ, वो तो अलग ही बात है। 1 साल में सरकार बनने के बाद जिस तरीके के उन्होंने एक दूसरे की आलोचना की है, आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार की वीडियोस एक दूसरे ने लीक किए हैं, फाइलें लीक की है, क्या वो सत्ता को नहीं चिपके हुए? क्या उनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की? एक को बाहर करने की हिम्मत नहीं है? देवेंद्र जी को, जिनकी बहुमत आप देखो आज महाबहुमत है, उनको तो जरूरत नहीं है इन दोनों की, तो भी क्यों चिपके हुए उनके साथ? लेकिन आप ही के अलायंस में कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस बोले कि उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, अलायंस में अपने लोकसभा विधानसभा साथ में चुनाव लड़ा, इसलिए वो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही बीएमसी में। तो इसका थोड़ा सा लगा कि आपकी जो अलायंस जो विधानसभा और लोकसभा लड़ी वो नाराज है। विवेक जी आपको लगता है क्या किसी को कंसल्ट नहीं किया होगा? अगर राष्ट्रवादी हमारे साथ बैठी थी, लेकिन आदित्य जी कांग्रेस साफ मना करती है कि हमसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया, दोनों भाई आ रहे, हमसे पूछा नहीं गया। बट पूना में कांग्रेस और मनसे की अलायंस है हमारे साथ। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बीएमसी। मुंबई में क्या हुआ है कि देखो, मैं जो सत्य है वो कहता हूँ, मुंबई में बहुत सारे उनके नेता हैं, बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है। कई लोगों को साथ में लड़ना है, कई लोगों को अलग लड़ना है, तो वो उनका निर्णय हो गया, उनको शुभकामनाएं। यानी कांग्रेस से कंसल्ट नहीं किया गया था मुंबई की? नहीं, साथ बातचीत तो हुई थी, लेकिन अगर उनको अलग लड़ने की उनकी ख्वाहिश थी तो ख्वाहिश पूरी करें। इसमें आप लोग की कल एक बड़ी सभा हुई शिवाजी पार्क में जी, उस पर राज ठाकरे जी ने साफ तौर पे कहा कि नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ बोले कि नहीं, अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा, हाँ मैं और बाद में जो अंत में उन्होंने यही कहा कि मुंबई में मराठी मानुस तो है ही, और बहुत सारे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट सेंटर, पूरे देश से लोग रहते हैं, अभी तक खुशी में रहते आए हैं, खुशी से रहते आए। कभी भी हम में विभाजन नहीं था, कोई भी अंतर नहीं था। मुंबई यही हमारी पहचान थी। ये विभाजन भाजपा लाना चाहता है नफरत पैदा करके, और ये नफरत कैसे पैदा कर रही है? जिस पे बहस ही नहीं हुई थी कभी पहले, ना कभी कांग्रेस ने बहस की थी, ना किसने बहस की थी,
तमिलनाडु से अन्नमलई आते हैं, वो तमिलनाडु में खुद की सीट नहीं खुद की डिपॉजिट नहीं बचा सके, सीट नहीं बचा सके। और तमिलनाडु की बात करनी है तो आदर्श कैसे हो तमिलनाडु का, तो स्टालिन जी को देखें। वो आज तमिलनाडु को आगे लेके जा रहे हैं, पर्यावरण में हो, तंत्रज्ञान में हो, फिर इंडस्ट्रीज में हो, वो बहुत आगे लेके जा रहे हैं। तमिलनाडु एक बहुत प्रगत राज्य बन रहा है। लेकिन ये जो भाजपा की संकुचित एक सोच है ना, गंदी सोच है कि कहीं पे भी जाओ और विभाजन करो, झगड़े कराओ, वैसे अन्नमलई। वैसे ही नॉर्थ इंडियन जैसे बहुत सारे लोग हैं मुंबई में, जैसे आप हो, बराबर है, आपकी तो पहचान मुंबई कर है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे कृपाशंकर जी है जो विभाजन करना चाहते हैं। क्यों? ताकि हम में और हर एक भाषा में झगड़ा हो जो अभी तक नहीं था। 3 पॉइंट में आपको बोलूंगा। राज ठाकरे जी ने कहा कि नॉर्थ इंडियन को लात मार के बाहर निकालेंगे, नहीं, उन्होंने नहीं कहा, पूरा भाषण सुन। हाँ, दूसरी चीज अमित उन्होंने ठाकरे कहा कि अगर कोई दादागिरी करेंगे जो भी हो तो खिलाफ तो बातें होगी। आपके कजन भाई अमित ठाकरे जी ने कहा कि हम यूपी, अगर हमारी सरकार आ जाएगी, अगर राज ठाकरे सीएम बनते हैं तो हम यूपी बिहार की ट्रेनें बंद करवा देंगे क्योंकि मुंबई ऑलरेडी फुल हो चुकी है। नहीं, उन्होंने यूपी बिहार नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुंबई की कैरिंग कैपेसिटी फुल हो गई। लेकिन एक हर एक का पर्सपेक्टिव होता है। मेरा ये मानना है कि आज ये 2029 के चुनाव या सीएम बनने की बातें हो, ये सारी बहुत बाद में की है। आज जो बात हो रही है विवेक जी, वो यही हो रही है कि गटर मीटर वाटर की। आज नगर निगम की बातें हो रही है। आज मैं भी आपसे जो बात कर रहा हूँ या अमित भी किसी के साथ बात करे, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, हर भाषा में बात करे, कोई जो है यहाँ किसी को एतराज़ नहीं है। बहुत सारे देश भर से लोग भी आते हैं, सपना लेके आते हैं, अच्छी बात है। मुंबई एक सपना नगरी है, लेकिन भाजपा के मायाजाल में ना फंसे। क्योंकि अगर आज के चुनाव में मेरे शहर का गटर वाटर मीटर ही ठीक नहीं रहा तो मुंबई के लोग या बाहर के लोग भी जो सपना लेके आते हैं उनको क्या मैं सेवा दे सकता हूँ, क्या सुविधा दे सकता हूँ? लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है आदित्य कि नॉर्थ इंडियन जो है और जिस इलाके में आप रहते हो, और ये बात तो सही है कि कैरिंग कैपेसिटी, फिर मैं सिर्फ अंदर की या बाहर की नहीं बात कर रहा, लेकिन आज मुंबई की जो अगर बात करें, जहाँ से अभी मैं भी आप ही के नेबरहुड में था, मैंने आपको वही कह रहा था कि आज अभी हम 2 बजे इंटरव्यू कर रहे रात को, लेकिन जो मैं कह रहा था वहाँ आने तक आज मेरे घर से पार्ला भी जाना हो तो जो 10 मिनट का रास्ता है हमें 1.5 घंटा कभी कभी लग जाता है ट्रैफिक में। तो नगर निगम की बातें जो हो, सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, गटर वाटर मीटर की हो, मुझे लगता है हम सभी को ये सारी बातें जो है कैनवस पे वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। जो देवेंद्र जी भी कहते हैं कि बांग्लादेश को हम रोकेंगे, अरे यार बांग्लादेश तो बॉर्डर कहाँ है, हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। बात करो मुंबई में जहाँ आप अभी 4 साल से आपकी हाथों में बीएमसी है, प्रशासक आप ही के बैठे हुए, बताओ क्या किया शहर के लिए। यानी कि आप भी मानते हैं कि जो ट्रेनें आती हैं उनको बंद कर देना चाहिए ताकि मैं यही कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। मैं यही मानता हूँ कि मुंबई एक महाराष्ट्र की राजधानी है ही, मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी है और भाजपा इसे मारना चाहती है। अगर मेरे मुंबई में देश भर से कोई भी आए, महाराष्ट्र से कोई भी आए, पहले मुंबई यही है कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर कोई भी आए, अगर मुझे सेवा करनी है तो मेरी सड़कें तो ठीक हो, मेरी पानी की समस्या तो दूर हो, और अगर मैं इस पे नहीं बात करूंगा तो कोई भी विषय पे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं मेरी पार्टी की ओर से यही कहना चाहता हूँ कि चलो मुद्दे की बात करते हैं, गटर वाटर मीटर की बात करते हैं। बाकी की सारी बातें जो है ना, हिंदू मुस्लिम की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, पाकिस्तान की, आज भाजपा हार रहा तो पाकिस्तान भी लाया है किसी ने, तो ये सारी बातें बहुत एब्स्ट्रैक्ट है। ये बातें विधानसभा और लोकसभा में करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप मुंबई करो, चलो आप हो, मैं हूँ, कोई और भी है, अपनी अपनी भाषा, प्रांत, पंथ, जात पात, धर्म को जरा बाजू में रखते हैं। मुंबई करके नाते आज मुंबई में हम क्या पा रहे, क्या खो रहे, इस पे बात करते हैं। लंदन का मेयर बना मुस्लिम, न्यूयॉर्क का मेयर बना मुस्लिम, तो उसको लेकर कांग्रेस ने भी बोला कि नहीं मुंबई का भी मेयर, कांग्रेस नहीं, भाजपा ने कहा है, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा। असलम शेख जी ने बोला कि जोरहान मंदानी मैं जो कह रहा हूँ वो जो उनके जो अधिकृत लोग हैं, जो अधिकृत जिनके हाथों में पावर है, यानी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस के, वर्षा जी ने कहीं नहीं कहा है। असलम शेख नेतृत्व नहीं कर रहे, वो नेतृत्व नहीं कर रहे, कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष नहीं है। और जब आपकी सरकार दूसरे मंत्री भी थे ना, कांग्रेस की ओर से थे। लेकिन विवेक जी, अभी तक पिछले 60 सालों के इतिहास में, 65 सालों के इतिहास में महाराष्ट्र में कभी भी मुंबई में ये बहस नहीं हुई थी। मुंबई का महापौर ये मराठी था, मराठी ही रहेगा। ये बहस किसने छेड़ी? भाजपा ने छेड़ी। ममदानी की बात किसने की? भाजपा ने की। और क्यों की? क्योंकि भाजपा असल में गाली देना चाहती है प्रेसिडेंट ट्रंप को। भाजपा गाली देना चाहती है अमेरिकन्स को, जिन्होंने न्यूयॉर्क में एक डेमोक्रेटिक चॉइस किया। ममदानी ये क्या कोई ऐसी
रैंडम इर्द गिर्द वाला आदमी नहीं है ना, ममदानी है, अमेरिकन है। अमेरिकन को अगर किसी अमेरिकन ने वोट दिया होगा तो भाजपा को एतराज़ यही है कि भाजपा ट्रंप के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकती, क्योंकि ट्रंप के हाथों में टैरिफ है, ट्रंप के हाथों में डॉलर है, ट्रंप के हाथों में सारी वो ताकतें हैं जिसके खिलाफ आज भाजपा बोलना चाहती है। ट्रंप हर रोज उठ के कहते हैं कि उन्होंने सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाया, क्यों नहीं जवाब आया भाजपा का? हम भी जानना चाहते हैं ना कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई एक बड़ी मुहिम चल रही थी, पाकिस्तान अगर भाजपा और न्यूज़ चैनल्स कह रहे थे कि आज कब्जा होगा रात को, किसने सीज फायर करवाया? तो ट्रंप कहते हैं उन्होंने करवाया। ट्रंप को तो भाजपा गाली नहीं दे सकती, हिम्मत नहीं है, तो फिर किसको बोलो? अरे कोई एक मेयर को पकड़ो। लेकिन हर कोई मेयर हो या कोई अमेरिकन सिटीजन हो, वो अमेरिकन सिटीजन है, भाजपा गाली देना चाहती है अमेरिकन को। क्या आप लोग को तैयार है कि अगर कोई मुस्लिम मेयर बनता है तो यार अरे बाबा, जिस पे कांग्रेस ने 60 साल बहस नहीं की है, मुंबई में आपको पता है महापौर मराठी ही बनेगा। और ये बात मैं वापस कहना चाहता हूँ विवेक जी, इस पे अगर मगर में जाने की जरूरत ही नहीं है, बहस ही नहीं है इस पे। यानी कि आप भी बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते कि मराठी हो और हिंदू होगा? क्या मराठी हिंदू नहीं है? तो देवेंद्र जी हमें हिंदू नहीं मानते? उनकी तो परिभाषा बहुत अलग है, क्योंकि उनकी परिभाषा हिंदू की बहुत संकुचित है, हमारी परिभाषा बहुत अलग है भाजपा से। लेकिन यही है कि हिंदुत्व मानते हैं, लेकिन हिंदुत्व के आपके पार्टी पर, आपके ऊपर सवाल खड़े हो गए। बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि अब जो जिस तरीके से आपके पिताजी का नाम लिया जाता है, फिर आपका नाम लिया जाता है कि रशीद मामू या फिर ऐसे नाम लेके कि वो लोग बनेंगे, आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है, एक मुस्लिम टैग आप लोग बनाए हो और उनको फेवर कर रहे हो। तो अगर भाजपा के नेता नवाज शरीफ का केक खाए तो मुस्लिम टैग नहीं लगता है? वो तो पाकिस्तान की पीएम है। अगर मेरे पार्टी में कोई मुझे यानी इतने सालों के बाद आज़ादी के, अगर इस पे ही हम डिबेट कर रहे हैं तो कौन से ज़माने में रह रहे हैं? अगर हमारे देश के कोई देशवासी अपने पार्टी में आए, फिर वो भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, भाजपा को क्या दिक्कत है? और भाजपा कौन होती है सर्टिफिकेट देने वाली मुझे हिंदुत्व की? भाजपा का हिंदुत्व आपको बताता हूँ कैसे। 25 साल आप साथ में रहे हैं, भाजपा 25 साल बिल्कुल, लेकिन वो भाजपा अलग थी। ये जो नई भाजपा है ना, उसका हिंदुत्व बताता हूँ आपको कैसे। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये भाजपा जो है आज घृणा करती है, नफरत करती है हिंदुस्तानी मुसलमानों से, हिंदुस्तानी क्रिश्तियों से। लेकिन अगर आप देखें तो जिस बांग्लादेश में हिंदू पे अत्याचार हो रहे हैं, उसी बांग्लादेश के शेख हसीना को आश्रय दिया है भाजपा ने। उसी बांग्लादेश के साथ पिछले साल भी जब हिंदू पे अत्याचार हो रहे थे तो भाजपा क्रिकेट खेल रही थी, बायलैटरल सीरीज खेल रही थी हमारे देश में। उसी बांग्लादेश के साथ तेल का करार किया है भाजपा ने। उसी भाजपा ने बांग्लादेश को चावल भेजा है 50,000 टन का। अगर भाजपा नफरत करती है तो हिंदुस्तानियों से करती है, लेकिन भाजपा के ही नेता जाके जिन्ना की कब्र पर मत्था टेक के आते हैं। भाजपा के ही नेता जाके सरप्राइज विजिट पाकिस्तान में कर आते हैं और नवाज शरीफ का केक खाते आते हैं। अच्छा, इधर तक बात रुकती नहीं है, बात आके इसकी जाती है। जिस पालघर साधु हत्याकांड को बहुत बढ़ाया चढ़ाया भाजपा ने, एक दर्द भरी घटना बिल्कुल थी। हमारी सरकार में पालघर में ये घटना हमारे सरकार के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन जिस दिन हुई थी पूरे गांव को हमने अरेस्ट किया था, कार्रवाई उसी दिन की थी। और हमने क्या पाया? तो भाजपा के ही सारे लोग प्राइम अक्यूज थे, क्योंकि उधर पूरा गांव जो वोटर था और जो सरपंच था वो भाजपा का ही था। उन्होंने ही वो सब किया था, वो टीवी पे भी दिख रहा था, वो वीडियो में भी दिख रहा था। आपके कहने का मतलब कि भाजपा के लोगों ने साधु को मरवाया। लेकिन हमने उस पर राजनीति नहीं की, क्योंकि वो राजनीति वाली बात ही नहीं थी। विवेक जी, अगर कोई किसी पार्टी का हो और किसी ऐसे केस में हो, क्या हम उस पर राजनीति करें? नहीं करें। लेकिन भाजपा ने हमारी बदनामी करने की कोशिश की पिछले 6 सालों से। यही चुनावी हिंदुत्व वाली भाजपा, इन्होंने जो की अक्यूज है, प्राइम अक्यूज है पालघर साधु मर्डर केस में, उन्होंने नगर पालिका के चुनाव के पहले उनको प्रवेश दिया, भाजपा का मेंबरशिप किया। लेकिन एलिगेशंस आपके ऊपर भी लगते हैं। और यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ ना, वो जो पार्टी के बाहर था, जो रैंडम था, की अक्यूज था, उसको भाजपा ने लिया और शाम को उसको स्थगिति दी, निकाल नहीं दिया। यानी 2 चीजें इसमें। पहली बात तो हमारी बदनामी जो करने की कोशिश कर रहे थे, जिस विषय पे करने की कोशिश कर रहे थे, उसी विषय के की अक्यूज को, प्राइम अक्यूज को आपने आपकी पार्टी में लिया। लेकिन एलिगेशंस आपके ऊपर लेके आप ही की मुस्लिम अक्यूज है कि आप लोगों ने पार्टी में शामिल किया। वही तो मैं कहना चाहता हूँ ना कि इन्होंने जो पालघर साधु हत्याकांड वाले जो की अक्यूज है, उनको पार्टी में लिया और शाम को स्थगिति दी। जब हमने बवाल किया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, तो एक तो बात है कि वो की अक्यूज है तो पार्टी में क्यों लिया, और अगर अक्यूज नहीं है तो स्थगिति क्यों दी। आपको दूसरी बात बताता हूँ, इसके आगे लेके जाता हूँ। आप शायद पता है कि नहीं, लेकिन हैरानी होगी ये जान के, नासिक में हमारे एक लीडर पे उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवाया। बड़गुजर करके नेता है, उन पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगवाया। क्यों? क्योंकि कई साल पहले
वो किसी एक कोई सलीम कुत्ता करके है जो दाऊद दाऊद इब्राहिम का connections, yes. कनेक्शन है, उसी के साथ वो नाच रहा था। हाँ, नाच रहा था। उसका तो वीडियो भी सामने आया। ठीक है, तो चलो हमने तो कार्रवाई की। सरकार भाजपा के हाथों में, जेल में जाना चाहिए था। कहाँ है वो आदमी आज? भाजपा में है। क्या कर रहे हैं वो आदमी आज? भाजपा के जो विधायक है उनको दूर करके टिकट का सारा डिस्ट्रीब्यूशन नासिक का बडगुजर के हाथों में था, जिसने सलीम कुत्ता के साथ नाचा है और जिसपे एनएसए है। तो क्या है भाजपा की देशभक्ति? क्या है भाजपा का हिंदुत्व? जो कहते थे कि इकबाल मिर्ची के साथ जिन्होंने डीलिंग के लिए की है, जो दाऊद के इकबाल मिर्ची के साथ डीलिंग की है, उनको भी आज भाजपा की अलायंस पार्टनर है वो आज। कौन है? प्रफुल्ल जी। उन्हीं पे तो इल्जाम लगाया था ना, एक तो इल्जाम सही है या गलत है, कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो भाजपा की देशभक्ति, भाजपा की सुरक्षा, देश की हिफाजत हो या हिंदुत्व हो, ये चुनाव पे आधारित होता है विवेक जी, ये नैतिकता पे नहीं है। हमने आज देखा कि आज देवेंद्र फडणवीस जी ने शिवाजी पार्क में एक बड़ी सभा की। उन्होंने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दिखाया, सारे उम्मीदवार उस स्टेज पे मौजूद थे। उन्होंने कुछ वीडियो भी चलाए। उस वीडियो में दिखाया गया पब्लिक को, जनता को, कि किस तरीके से उद्धव जी और राज ठाकरे जी में कितना मनमुटाव था। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते थे। बयानबाजी करने के बाद फिर एक साथ इसलिए मिल गए क्योंकि उनको सत्ता में आना था। तो उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं 3 बातें कहूँगा। पहली बात तो कुछ चैनल्स ने उनको एक्सपोज भी किया है, क्योंकि जो आमतौर पे नागरिक आना चाहिए या उस शहर के जो होते हैं वो आना चाहिए, वो बेचारे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर है, जिनको पता भी नहीं कौन से सभा में जा रहे हैं, उनको बस में बिठाया, पैसा दिया गया, स्नैक्स दिए गए और लाया गया था। वो बेचारों ने बोल भी दिया कि पता नहीं किसकी सभा है, मुझे लगा ये है वो है। हमारे जो कोई बंगाल से था, पता नहीं बांग्लादेशी दिखते कि नहीं उनमें देवेंद्र जी को, लेकिन बांग्ला में बात कर रहे थे। ओके। ये सारी बातें हैं। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने दिखाई ना, कि जो मनमुटाव था वगैरह, तो मैं भी उनको थोड़ी याद दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ जो उन्होंने अभी रिश्ता बनाया है, हम अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो हिंदुत्व छोड़ा है, वो जाते तो क्या छोड़ा? एमआईएम के साथ उन्होंने युति की है, उनको ये भी, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी नॉलेज में नहीं था, लोअर लेवल पे कुछ हुआ होगा। भाजपा में पन्ना प्रमुख भी हिलता नहीं, ऊपर से आदेश नहीं आता तब तक। और दूसरी बात पे ही कायम रहना चाहता हूँ, फिर तीसरी बात पे जाऊँगा। पीडीपी के साथ जिन्होंने अलायंस की थी, उनका भी वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ। मोदी जी पीडीपी के साथ अलायंस करते हुए, जिस नीतीश कुमार जी ने और जिस चंद्रबाबू जी ने मोदी जी को बहुत सारी बातें कही थी, दंगों पे से हो या कुछ सारी बातें हो, उनका भी वीडियो देखे। जिन्होंने संघ मुक्त भारत भी कहा था, नीतीश जी ने कहा था संघ मुक्त भारत भी चाहिए, उनका भी वीडियो देवेंद्र जी देखे। आज उन्हीं के क्रचेस पे केंद्र सरकार बनाई है। और मुझे लगता है केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं गए थे बिहार में और कहा था कि अभी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे भाजपा के हमेशा के लिए बंद हुए। ये भी वीडियो देवेंद्र जी देखे, ये भी देखे। और भाजपा की शायद यही संस्कृति है, यही एक विकृत वृत्ति है जो दो भाइयों को साथ में आते वक्त नहीं देख सकती। हर एक फैमिली में दरार हो, हर एक समाज में दरार हो, हर एक धर्म में विभाजन हो, यही तो भाजपा की नीति है। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, चलो उन्होंने जो वीडियोस दिखाए ना, वो मनमुटाव अलायंस के वगैरह थे ना। कल मैंने जो वीडियो दिखाया था ना, वो जो हमने काम करके दिखाया उसके थे। और जो वो कोस्टल रोड का क्रेडिट लेना चाहते हैं, उसके भी फोटोज मैंने दिखाए थे कि देखो इसमें सीएम कहाँ है। जो राज साहब ने वीडियो दिखाया है वो यही थे कि हमें, और राज साहब ने ये बात कल स्पष्ट तौर पे कही कि पिछले 10 सालों में हमें हिंदू मुस्लिम, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडिया, फिर मराठी और गैर मराठी, ये सारे इसमें बातों में उलझा के रखा। दूसरी तरफ एक मंदिर बनाया, उसमें उलझा के रखा। दहीहंडी का भी टाइम लिमिट 10 से सुबह 4 तक किया, उसमें उलझा के रखा। किसी को नोटबंदी में उलझा के रखा, किसी को जीएसटी में उलझा के रखा। हम सारे नागरिकों को उलझा के रखा एक तरफ। इसका भी क्लैरिफिकेशन उन्होंने आज दिया। बोले कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी को देख रहे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने कनेक्शन दिखाया कि तमिलनाडु भी काफ़ी डेवलप हुआ, और जो नॉन बीजेपी स्टेट तमिलनाडु हुआ ना डेवलप, वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ। तो व्हाई वी आर टारगेटिंग इसलिए तो अन्नामलई का डिपॉजिट गया। तमिलनाडु डेवलप हुआ इसलिए तो अन्नामलई के डिपॉजिट गया, नहीं तो अन्नामलई जीत जाता। और यही बात मैं कहता हूँ विवेक जी कि ये जो सारी बातें हैं ना, जो देवेंद्र जी कहना चाहते हैं, आज भी उनको मौका था कि आप 12 साल से केंद्र में सरकार में हो, आप 10 साल से राज्य में सरकार में हो, 10 साल में राज्य में गृह मंत्री बन चुके हो, 7 साल खुद मुख्यमंत्री हो, 4 साल
किसी भी नगर निगम में, महानगर पालिका में किसी की और की सत्ता नहीं थी, आप ही की सत्ता थी, प्रशासक आप चला रहे थे। इस शहर को क्या दिया ये बताने का आज मौका था, वो गवाया उन्होंने। क्या किया उन्होंने? लेकिन वो तो क्या क्लेम किया कर रहे हैं। उन्होंने? हिंदू मुस्लिम, बांग्लादेशी, ये वो सारी एब्स्ट्रैक्ट बातें, लेकिन मुद्दे के बोले ही नहीं है। लेकिन आदि जी वो तो क्लेम कर रहे हैं कि कोस्टल रोड हमने बनवाया, हमने कल अटल जी अच्छा हमने चलो, बनाया, मैं आपको हमने। फोटोज दिखाता हूँ, 1 मिनट। आज तो मैंने फिर एक बार, ओके ये मैं तो तैयार ही रहता हूँ, ये अभी लेके ही घूमता हूँ, क्योंकि कल तो मैंने पूरे आम सभा को दिखा, लेकिन आज आपको चैनल पे दिखा देता हूँ। ये है कोस्टल रोड का भूमि पूजन। ओके दिख रहे हैं फडणवीस साहब कहीं पे? नहीं। ये अजय मेहता जी है जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, उद्धव साहब जो चीफ गेस्ट थे, मेयर महाडेश्वर साहब थे, मैं हूँ, ये सारे, ये विशाखा राव जी वगैरह सब है। ये हमने 2018 के दिसंबर में किया था, जैसे हमें सारी परमिशंस केंद्र से आई थी, राज्य से नहीं आई। भूमि पूजन, भूमि पूजन किया था। ये इस पे आगे जाके बीजेपी ने बॉयकॉट किया था। बॉयकॉट का मतलब विरोध ही होता है। इस भूमि पूजन पे विरोध किया था। और इसी 5 साल के कार्यकाल में भाजपा हमारे साथ नहीं थी, नहीं तो पहले से 2017 तक 20 साल हमारे साथ भाजपा थी। ये है कोस्टल रोड का जियो टेक्निकल सर्वे स्टडी जो शुरू हुआ था। इसमें भी कहीं देवेंद्र जी दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रहे। हम हैं लेकिन देवेंद्र जी नहीं है। ये जियो टेक्निकल सर्वे की बात है। अभी आगे जाके ये है टनल बोरिंग मशीन। जब मुंबई में आया था इसका नाम मैंने दिया मावड़ा, जैसे छत्रपति शिवराय के मावड़े होते हैं। इसमें भी चलो मास्क तो है हम सब पे मुंह पे, लेकिन जैसे एकनाथ बिंदे और देवेंद्र जी के सर पे हुडी थी वैसे तो नहीं दिख रहे। देवेंद्र जी दिख रहे कहीं? वो तो दिख जाते कहीं पे भी, बहुत भारी पर्सनालिटी है उनकी। ये है टनल बोरिंग मशीन का जब काम शुरू हुआ तब अश्विनी जी के हाथों से हमने किया, क्योंकि बहुत अच्छी अफसर है, वही प्रोजेक्ट इंचार्ज थी। लेकिन मुख्यमंत्री खुद उद्धव जी थे, मैं पालक मंत्री था। इसमें कहीं दिख रहे देवेंद्र जी? तो वे क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? यही बात है ना, नोट चोर, वोट चोर, क्रेडिट चोर, सब चोर। चोरी क्यों करनी है? अभी यही नहीं, क्योंकि मैं और कुछ प्रूफ लाया हूँ। ये 1 जून 2014 जब देवेंद्र जी का इस सरकार से कोई लेना देना नहीं था, वो ना मुख्यमंत्री थे ना कुछ थे, तब से मैं कोस्टल रोड की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार से फॉलोअप कर रहा हूँ। सारे के सारे ट्वीट्स जब मैं जावड़ेकर जी से जाके मिलता था कि क्यों डिले कर रहे हो, 4 साल क्यों डिले किया आपने, सब ट्वीट, सब परमिशन, सब मीटिंग्स के भी फोटोज, ये देखो कोस्टल रोड कहाँ हम गए, ये सारी फोटोज सारे सब मेरे टोटल सब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे है और मीडिया के आपके भी आर्काइव्स में होंगे। कहीं पे भी देवेंद्र जी दिखते नहीं है। क्रेडिट तो ले रहे कि बीजेपी ने बनाया वो। रिबन काटे यानी बात उनकी हुई, ऐसे नहीं होता है। और ऐसे देश भर में बहुत सारी बातें उन्होंने की है, जिसकी रिबन उन्होंने काटी है, लेकिन काम पिछली सरकारों ने किया है। खराब हो तो नेहरू, महाराष्ट्र में खराब हो तो ठाकरे, अच्छा हो तो हम। अच्छा, इसमें भी विवेक जी अगर बात यही है कि जो भाजपा दूसरा इल्ज़ाम लगाती है ना कि 25 साल में कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्रेडिट कैसे ले रहे हो आप? लेकिन एलिगेशन है कि जब 25 साल बीएमसी में तो आप लोगों ने बहुत करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, मतलब उसकी कोई क्या बोलते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, कितने करोड़ का घोटाला कर दिया 25 साल में बीएमसी में। अगर उनके एक भी इल्ज़ाम में 1 रुपये का भी तथ्य होता, 1 रुपये का भी तथ्य होता, तो हम भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाते और आज भाजपा हमें जिस स्केल का वो घोटाला बोल रहे हैं, आज तो हमें प्रधानमंत्री बना देते। 70,000 करोड़ को तो वो डिप्यूटी सीएम बना देते हैं एलिगेशन को। तो यही बात है, हमें हिम्मत है लड़ने की और ताकत है लड़ने की, क्योंकि कोई दाग नहीं है, ये बोले खोट नहीं है। कोविड में स्कैम, बॉडी बैग का स्कैम हुआ, कोविड स्कैम हुआ, आप लोग के कई लोग अरेस्ट हुए, ईडी ने भी अरेस्ट किया, सब उन्होंने करने की कोशिश की, बदनामी उन्होंने कोशिश की। उन्होंने बदनामी क्यों की? क्योंकि कोविड में महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की और मुंबई की प्रशंसा WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की, धारावी मॉडल की प्रशंसा की। WHO ने पीएम केयर के बारे में नहीं कहा, WHO ने पीएम के बारे में नहीं कहा, WHO ने केंद्र सरकार के बारे में नहीं कहा तो धारावी मॉडल के बारे में कहा था। जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की वो हमारे महाराष्ट्र के मॉडल के बारे में की थी, उद्धव जी की थी। जो बदनामी करना चाहते थे उनके भाजपा के पेट में दर्द इसी वजह से, क्योंकि उद्धव जी की प्रशंसा हुई, मराठी मानुस की प्रशंसा हुई, महाराष्ट्र की प्रशंसा हुई, धारावी की प्रशंसा हुई, लेकिन भाजपा की सरकार की नहीं हुई। बीजेपी जैसे उत्तर प्रदेश में लाशें बह रही थी वैसे यहाँ नहीं हुआ, जैसे गुजरात में लाशें बह रही थी वैसे यहाँ नहीं हुआ। जैसे, और अगर बात करनी है स्कैम की कोविड के समय की, तो पीएम केयर के बारे में बात करें। आपको पता है विवेक जी, जब हम यहाँ लड़ रहे थे कोविड की महामारी को, बहुत सारे कॉर्पोरेट सीएम रिलीफ फंड को दे रहे थे पैसा,
हम उसी का पैसा ट्रांसपेरेंसी के दिखाते हुए हम लोगों को मदद कर रहे थे। लेकिन भाजपा के सारे सांसदों ने और विधायकों ने पैसा कहाँ दिया? तो एक प्राइवेट फंड में दिया जिसका नाम था पीएम केयर फंड। भाजपा ने कॉर्पोरेट्स को फोन लगाया और दादागिरी की कि आप सीएम रिलीफ को नहीं, महाराष्ट्र को नहीं, प्राइवेट फंड पीएम रिलीफ फंड को देंगे। यानी कि आपके हिसाब से कोई स्कैम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। 25 साल बीएमसी में तो कोई स्कैम नहीं हुआ है। जो एलिगेशन लग रहे हैं मैं विवेक जी ये दावे के साथ कह सकता हूं, और ये हम कह रहे हैं क्योंकि अगर होता तो हम आज भाजपा में होते। भाजपा भी 20 साल हमारे साथ रही है। डिप्यूटी मेयर भाजपा का रहा है, इंप्रूवमेंट कमेटी का चेयरमैन हो, बीएसटी का कमेटी का चेयरमैन हो, एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन हो, सबके सब पोस्ट भाजपा ने तो एंजॉय किया। बीजेपी ने कह रहा कि हम उसमें इंटरप्ट नहीं करते थे, आप बीएमसी चलाते थे, हम उसमें इंटरप्ट नहीं करते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्या है, पूरा फुली हैंडेड आपको दिया गया था, आप चलाइए। अगर पता ही नहीं है बीएमसी चलाना तो अब क्यों चलाना बीएमसी आपको? क्योंकि वो तो फुली आपके ऊपर विश्वास करते थे और आप लोगों ने स्कैम कर दिया। इसलिए तो हमने काम किए हैं, इसलिए तो हमने काम किया। और हर एक फोटो जहां जहां उद्घाटन हुआ है, हर एक फोटो में बाजू में वो दिखते हैं। लेकिन वो जो भाजपा थी वो अलग भाजपा थी। राजपुरोहित जी थे, प्रकाश मेहता जी थे, विद्याताई थी, बहुत सारे जो पुराने असली भाजपा के जो संघ के विचार के भाजपा वाले हैं या भाजपा के विचार के भाजपा वाले वो थे। आजकल के जो भाजपा वाले दिख रहे हैं, जो चिल्लम चिल्ली करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आलोचना करते हैं, बदनामी करते हैं, वो सारे के सारे 2018 या 19 के इंपोर्ट है, जिन पे भाजपा ने ही इल्जाम लगाए थे भ्रष्टाचार के। अरे इससे अलग मुद्दा है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और परमानेंट दोस्त भी नहीं होता है। ये हमने देख लिया, आपने भी देख लिया। आपने कभी इस बात को सोचा था कि राज ठाकरे के साथ वापस अलायंस करेंगे, हम चुनाव साथ में लड़ेंगे? तो क्या अब जिस तरह से राज ठाकरे जी 20 साल बाद आपके साथ फिर से आए हैं, तो क्या कभी कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा कि बीजेपी के साथ आपको वापस आना पड़ेगा? और बीजेपी के साथ, क्योंकि अभी अलायंस बहुत पुराना है, आपके भाजपा के नेता कौन हो गए पता नहीं हमें, तो ये बीजेपी के में आने में आपको 20 साल लग जाएंगे। आपको ये बताऊं विवेक जी की एक बात तो स्पष्ट है कि जो अभी की भाजपा है, और खास करके महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, ये सब के सब, मैं तो नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन जो जैसे मैंने कहा ना कि सब के सब जो कुछ भी हंगामा करते हैं, गाली गलौज, बदनामी, भ्रष्टाचार करते हैं, इन सब पे भाजपा ने ही इल्ज़ाम लगाए थे भ्रष्टाचार के। भाजपा और हम जब साथ में थे तब साथ में आंदोलन करते थे इन्हीं के खिलाफ। भाजपा के कार्यकर्ता जो जेल में गए, लाठी काठी खाई, संघ के कार्यकर्ताओं ने जो लाठी काठी खाई, वो इनके खिलाफ की। और आज ये भाजपा के नेता बने हैं, नहीं तो अलायंस पार्टनर बन के मंत्री बने हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता वहीं के वहीं रहे। अगर बीजेपी सारे अलायंस को दूर कर देते और आपको बोलते कि साथ हो जाओ, तो ये अगर मगर के बातों में जाना, इसमें कोई अभी आपने बोला कि बीजेपी को खराब किया गया ही इन लोगों के अलायंस ने। अभी किया है, किसने खराब किया? लेकिन मैं आपको ये बताऊं, नहीं मैंने बोला कि बीजेपी को खराब किसने किया? ये भाजपा जाने। लेकिन आपको ये बताऊं, जो अभी भाजपा कर रही है, मुंबई को लूट रही है, कुछ चीजें जो होती है वो नॉन निगोशिएबल रहती है। जैसे पालघर साधु हत्याकांड में जो लोग हैं, उनको पार्टी में इतने बेशर्मी से लेना, ये हम सहन नहीं कर सकते, ये नॉन निगोशिएबल है। नहीं, नॉन नेगोशिएबल तो बीजेपी बोली कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो एनएसए किस पे लगा? एनएसए किस पे है? एनएसए में जो हमारे पार्टी में आया उस पे, जो आपके पार्टी में आपने लिए उस पे। दाऊद के आदमी के साथ नाच रहा कौन था? और नवाज शरीफ का केक किसने खाया? देश पे हमला कौन करता है? पाकिस्तान कर रहा है ना। तो शाहिद अफरीदी के साथ किसका बेटा जाके मैच देख रहा था? शोएब अख्तर के साथ पार्टी किसने की है? क्रिकेट किसने किसके साथ खेला है? तो अगर आतंकवादियों की बात करनी है, आतंक की बात करनी है, देश के खिलाफ जो खतरा पैदा कर रहा है उसकी बात कर रही है, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, पार्टी कौन कर रहा है पाकिस्तान के साथ, नवाज शरीफ का केक कौन खा रहा है, उस पर बात हो, पहले वहीं से चर्चा शुरू करते हैं, फिर अंत जहां होना है। अगर बीजेपी के साथ अलायंस होता है तो क्या क्या चेंजेस आप नहीं देखो, अगर के जाना ही नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे जी के साथ किसी भी नहीं सोचा था। हमने महाराष्ट्र में देखा है एनसीपी 2 गुट में बढ़ जाएगी, ये भी किसी ने सोचा था। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अजीत पवार बीजेपी के साथ आके सरकार बना लेंगे। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि आप कांग्रेस के साथ जाके सरकार बना लोगे। विवेक जी, यही बात है कि नैतिकता करके कोई बात होती कि नहीं। जिस अजीत दादा के खिलाफ भाजपा ने और स्वयं देवेंद्र जी ने ही मोर्चा लड़ा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, फिर उन्होंने कहा था ये तो जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग उन्होंने कहा था। भुजबल जी को तो देवेंद्र जी ने ही जेल भेजा था। ये सब करके आज मंत्रिमंडल उनके ही साथ बिठाया है। जब पूछा गया तो उन्होंने क्या किया? कहा कि केस अभी चल रही है, जो प्रूफ से अगर प्रूफ होंगे तब देखे जाएंगे। प्रूफ किसने लाए थे? बैलगाड़ी पे लाए थे।
देवेंद्र जी ने लाए थे, उनका फेमस फोटो है कि सारे ये जो प्रूफ है, दस्तावेज है, ये स्कैम के जो इरिगेशन स्कैम तब अगर हुआ होगा, 70,000 करोड़ का घोटाला किया होगा, तो प्रूफ किसने लाए थे? देवेंद्र जी ने लाए थे। 10 साल से मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र जी है। सरकार में गृह मंत्री कौन है? देवेंद्र जी है। प्रूफ देने की जिम्मेदारी किसकी है? देवेंद्र जी की है। लेकिन अगर प्रूफ नहीं है तो क्या वो पूरे सभा में अजीत दादा की माफी मांगेंगे? और अगर प्रूफ है और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप छुपा रहे हो तो जनता की क्या आप माफी मांगोगे? लेकिन आपके दादाजी ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी में कहा था कि हम कांग्रेस के साथ किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं कहा था। दिखाओ मुझे कहाँ कहा था। क्योंकि उन्होंने बोला कि हम किसी के साथ, लेकिन कांग्रेस के साथ दिखाओ हम कहाँ सरकार कहा नहीं था। बनाएंगे। वो जो उन्होंने कहा था कि मैं मेरी पार्टी की कांग्रेस की दुकान, कांग्रेस जैसे नहीं बनने दूंगा। अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें, भाजपा की क्लिप नहीं, तो जब कांग्रेस में नेतृत्व पे, कांग्रेस प्रेसिडेंट पे इलेक्शन चल रहे थे और जैसे वहां केओस चल रहा था, मेस चल रहा था, तब उनको पूछा गया था कि आपके बाद कौन, और तब उन्होंने कहा था कि ऐसा मेस कांग्रेस जैसे मैं होने नहीं दूंगा। तब वो मुझे लगता है 99 में जो कांग्रेस में इलेक्शन, या उसी समय 90s में जो पूरा केओस चल रहा था, कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सीताराम केसरी, और ये तब की बात है। पूरा इंटरव्यू देखे। अच्छा, उसी के आगे जाके मैं कहना चाहता हूँ, जब मुरली देवरा जी कांग्रेस से थे और मुंबई के महापौर बने थे, तब सपोर्ट किया किसने किया था पता है? मेरे दादाजी ने किया था, शिवसेना ने किया था। क्यों? क्योंकि भाजपा की जो पहली वाली पार्टी थी, जनता पार्टी, उन्होंने हमारे शिवसेना भवन पे आके पथराव किया था। बिन मतलब पथराव किया था कि चलो शिवसेना भवन दिख रहा है, पथराव करो। आगे जाके मार्मिक का एक कवर भी है जिसपे पंजा है कांग्रेस का और शिवसेना का टाइगर का हाथ दिखा है, पौ दिखा है कि ये युति बन चुकी है। उसके आगे जाके 2007 में कांग्रेस की अधिकृत जो उम्मीदवार थी राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रतिभाताई पाटिल, उनको मेरे दादाजी ने सपोर्ट किया था। कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उसी के आगे जाके जिस हॉल में हम बैठे हैं, ये जो सिंहासन दिख रहा है, उसी पे बैठ के बाजू में प्रणब दा थे। प्रणब दा भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे, यूपीए के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति बनने के लिए 2012 के जुलाई में। यहीं से कांग्रेस के उम्मीदवार को मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने सपोर्ट किया था, ओपनली किया था। जब भाजपा ने अपने उम्मीदवार दिए थे उनके खिलाफ किया था। और ये भाजपा हमें बताती है किससे अलायंस करे, किससे अलायंस ना करे। अच्छा जी बताइए, जब भी हम किसी जगह बड़ी सभा होती है या जब बीजेपी की बात करें, आपकी बात करें, वहाँ आपके दादाजी का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की फोटो लगती है। आप भी फोटो लगाते हैं। अरे हम हमारे दादाजी का ना लगे तो कौन लगाएगा? और तो वो तो बोलते कि हिंदुत्व है, हम सिर्फ हिंदुत्व में बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं। अगर मेरे दादाजी होते ना तो इनके हिंदुत्व को पूरा एक्सपोज कर देते। ये चुनावी जो हिंदुत्व लगा देते हैं ना भाजपा वाले, इनका हिंदुत्व सिर्फ इसीलिए सीमित है। चुनाव, वेज नॉन वेज, ये भाषा, ये ऐसे नहीं है। हिंदुत्व बहुत बड़ा है, भाजपा से बहुत बड़ा है। हिंदुत्व सर्टिफिकेट वाली पार्टी नहीं है भाजपा। तो हाँ, एक बात स्पष्ट है कि आज के डेट में हम तो पहले से एक आदरपूर्वक, और हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो खून है हमारे जहन में, जिनका रगो रगो में तो मेरे दादाजी बहते हैं, तो हम तो पहले से लगाते आए। लेकिन आज के तारीख में मैं ये मेरा भाग्य मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ कि मेरे दादाजी के फोटो के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में होर्डिंग नहीं लगा सकती, राजनीति नहीं कर सकती। तो यू आर हैप्पी, ओके। ये देखिए, अभी ये भी इतनी बात, क्योंकि हमने पिछली बार कहा तो आपने बोला कि मेरे दादाजी का फोटो इस्तेमाल किया जा रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी मेरे दादाजी का आज भी शब्द सबसे अहम है। भाजपा अपने नेताओं के फोटो के बल पे नहीं जीत सकती महाराष्ट्र। उनको मेरे दादाजी के फोटो के इस्तेमाल की जरूरत लगती है। लेकिन वो तो मोदी जी के, अमित शाह जी के, हर एक बड़े नेता को फोटो लगाते हैं। तो भी खुद उनके फोटोज पे नहीं जीत सकते महाराष्ट्र, उनको ठाकरे ही लगते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जो अगर आप देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इन्होंने आरएसएस पे बंदी लगाई थी। आज अप्रोप्रिएशन कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। प्रभु श्री राम, ये सबके है। अप्रोप्रिएशन कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। ये भाजपा के खुद के हीरोज है ही नहीं। दूसरों के हीरोज, दूसरों के भगवान लो और अपने बनाओ, पॉलिटिकली चलाओ, यही भाजपा करती आई है। यानी आपके कहने का मतलब बीजेपी, कल जिन्ना का भी फोटो कभी कभी, अगर जैसे ये सब अप्रोप्रिएशन कर रही है ना, जिन्ना के कब्र पे भी जाके मत्था टेक के तो आए हैं भाजपा के नेता। नवाज शरीफ का केक काटा है। कभी ऐसे भी दिन देखने को आएगा जब भाजपा को चुनाव लड़ना है तो नवाज शरीफ का फोटो, जिन्ना का फोटो लगाएगी भाजपा और चलेगी। ओके, यानी आपका कहना है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को चुनाव जीतना है तो ठाकरे या बाला साहब ठाकरे की फोटो का इस्तेमाल, मदद लेनी पड़ेगी। लेते ही है।
पिछले 5 सालों में तो लेते ही आए, पिछले 10 सालों में क्या 25 सालों में हमारी मदद लेते आए। बिना ठाकरे के कुछ नहीं हो सकता है। बिना मेरे दादाजी की फोटो वो अपने नेताओं के बल पे दम पे नहीं जीत सकती, उनके नेताओं के नाम पे नहीं जीत सकती महाराष्ट्र। यानी कि ठाकरे उनको अभी भी महाराष्ट्र जीतने के लिए शिवसेना फोड़ने लगी, हमारा सिंबल चुराने लगा और चोरी का सिंबल लेके वो जीत पाई है। जिस आपने बोला कि ठाकरे की मदद लेनी पड़ेगी, तो ब्रांड ठाकरे क्या लगता है मुंबई में काम करेगा या फिर जो महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें ब्रांड ठाकरे काम करेगा? देखिए, मैं तो खुद अपने सरनेम के बारे में इतना कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि बोल नहीं सकता, मुमकिन ये ठीक भी नहीं है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपनी ही बातें बताता जाऊँ या सरनेम की बातें पता चलाऊँ। लेकिन एक बिल्कुल ये बात सत्य है, जो एक कहावत है कि अभी विश्वास ठाकरे पे ही है। लेकिन बीजेपी बोली कि ठाकरे इज जस्ट एक बबल, उनमें कुछ है नहीं। तो छोड़ो मेरे दादाजी का फोटो लगाना। हिम्मत है तो जो पार्टी चुराई है आपने, जो पार्टी फोड़ी है आपने, जो सिंबल चुराया है वो दे दो वापस। है हिम्मत, लगाओ ना शिंदे के फोटो, उनके कोई भी पूर्वज हो उनका फोटो लगाओ। एकनाथ मिंदे के जो हो गए, अगर उनको शर्म नहीं हो तो उनका कोई नया सिंबल हो तो लगाओ, एकनाथ मिंदे के चेहरे पे जिताओ। मतलब बीजेपी को अगर या फिर शिवसेना एकनाथ शिंदे जो को फोटो भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो भी चोरी का फोटो है, वो भी मेरे पिताजी ने खींचा हुआ है। ओके, पिताजी से बात अभी हमने एक अभी देवेंद्र जी का भाषण जब खत्म हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। अगर जो ये समझ रहा है कि मुंबई किसी के बाप की है तो गलत समझ रहा है, और वो एकदम साफ संदेश वो देना चाहते हैं कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। यही हम भाजपा को कहते हैं, मुंबई आमच्या साहेबांची नाही कोणाच्या बापाची। मुंबई की डेवलपमेंट हो, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो यहाँ पे, सारे के सारे बड़े नाम वो यहीं पे है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो, बड़े से लेके छोटे एंटरप्रेन्योर्स हो, मुंबई में आना चाहते थे, क्योंकि मुंबई में एक कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन करके एक शहर देखते थे। मुंबई को एक सेफ सिटी करके देखते थे, जहां भूमिपुत्र भी अगर नौकरी को लगे हमारी वजह से, वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी वाले सीख के आते हैं और नौकरी को लग जाते हैं। अगर आप कोई भी 5 स्टार में जाओ तो हमारी यूनियन है, भूमिपुत्र को जॉब्स मिले हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सेवा या इंटरेक्शन वो करते हैं। स्किल लेवल उतनी बड़ी है। ये हमारे समय में हुआ पिछले 50 सालों में। आज जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं वो भाजपा के होने के बावजूद आ रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ बीजेपी बीइंग, बिकॉज जो भी इंडस्ट्रीज ढकेले जा रहे हैं वो गुजरात जा रहे हैं, और जो भी इंडस्ट्रीज फोर्स आउट हुए भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण वो जा रहे तमिलनाडु, वो जा रहे आंध्र प्रदेश, वो जा रहे कर्नाटका, वो जा रहे तेलंगाना। लेकिन आप लोग हमेशा ये ऐसे क्यों कहते हैं कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग किया जा रहा है, मुंबई को गुजरात, ये हाउ इज पॉसिबल? क्योंकि यही भाजपा की सोच रही है, और यही मोरारजी देसाई ने भी कोशिश की थी। मुंबई को 107 लोगों की जानें गंवानी पड़ी, तब मुंबई महाराष्ट्र से एक साथ आने के लिए पूरी संयुक्त महाराष्ट्र की जो मोर्चा था, जो एक आंदोलन था, वो सक्सेसफुल रहा, यशस्वी रहा। ये हमने मुंबई हमें क्या ऐसे ही फ्री में मुफ्त में नहीं मिली है, जैसे अदानी जी को धारावी मिला है। मुंबई के लिए हमें लड़ना पड़ा, झगड़ना पड़ा, और तब से भाजपा के मन में कभी ना कभी यही सोच आती है कि मुंबई को यूनिट, जैसे पंजाब में चंडीगढ़ को नहीं लेना चाहा अभी भाजपा ने। पंजाब में जब उद्रेक हुआ, पंजाब में जब लोग सड़क पे आए कि हम चंडीगढ़ नहीं लेने देंगे, तब भाजपा को पीछे जाने पड़ा है। और भाजपा यही चाहती है कि एक तो मुंबई जीते, तो मुंबई ऐसे ही वो यूनियन टेरिटरी या गुजरात को जोड़ देंगे, या अगर मुंबई को जीत नहीं पाते तो मुंबई को खरीदे, मुंबई की ज़मीनें ले, रियल एस्टेट मुंबई के लिए। और कल तो राज साहब ने पूरे प्रेजेंटेशन में दिखाया कि उन्होंने ये भी कहा कि आप उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, मुंबईकर हो, मराठी हो, अमराठी हो, ये भाजपा को लेना देना नहीं है। आपकी रियल एस्टेट, आपकी ज़मीन को आपके पैरों तले लेना है उनको, और ये भाजपा की असली नीति है, ये पहचानिए। बीएमसी चुनावों में आपको क्या लगता है कि जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे को लेकर आप लोग इतने साल बीएमसी में रहे, और अभी भी लोग जो नॉर्मल पब्लिक है दे आर नॉट हैप्पी, रोड्स हो या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ हो, तो क्या लगता है कि आप और जब राज ठाकरे जी आ जाएंगे तो सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे? देखो, कोई भी अगर आपको नेता कहे कि मैं एक रात में प्रॉब्लम सब सॉल्व कर दूंगा, 25 साल से थे आप लोग, लेकिन 25 साल का अगर आपको कार्यकाल ही चाहिए तो मैं 2-3 चीज़ें आपको कहूँगा, फिर आप जज कीजिए कि कोई भी भाजपा शासित राज्य वाला नेता ऐसे कह सकता है क्या। 25 साल में जब हमारी पहली बार सरकार आई, 1997 में आई, मुंबई के मेयर बैठे, तब हमारा बजट 600 करोड़ के डेफिसिट में था, बिना आम नागरिक पे टैक्स लगाते हुए, बिना गडकरी साहब जैसे टोल लगाते हुए हमने इस डेफिसिट को 92,000 करोड़ के सरप्लस में लेके गए। हर एक साल जब हमारा बजट प्रेजेंट होता है, अर्थसंकल्प सादर होता है, तब हर एक पैसे का हम
जो भी उसका लेना देना होता है, जो भी जिस कारण से होता है उसको गिनाते हैं। हर एक प्रोजेक्ट, जैसे एसटीपी हो 18,000 करोड़ का, जो मोदी जी ने कहा ना मुंबई में आके मैंने तोहफा दिया है, वो तोहफा नहीं था उनका, वो मुंबई के पैसे हमने बचाए थे। उनका भाग्य अच्छा था कि हमारी सरकार गिरा के भूमि पूजन के वक्त उनकी सरकार बैठी थी, वो काम हमारा है। कोस्टल रोड पे जो खर्चा हुआ है हमारे ये सरप्लस में से है, कोस्टल रोड के जो फिक्स डिपॉजिट्स में से है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड हमारे फिक्स डिपॉजिट से है। 25 साल के कार्यकाल में जो शिक्षा व्यवस्था है हमने इतनी सुधारी है कि मुंबई में 1235 स्कूल्स है, 8 भाषाओं में सिखाए जाते हैं, 8 माध्यम है, इंग्लिश है, सेमी इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, गुजराती है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है। अभी टेक्नोलॉजी की नई भाषा आई है। जो पीठ पे हम बैग्स लेके जाते हैं, स्कूल बैग्स लेके जाते हैं, उसका वेट कम हो इसलिए हमने टैब्स लाए, 5 भाषाओं में वो टैब्स है। स्कूल्स को वर्चुअल क्लासरूम से जोड़ा हुआ है। सिर्फ स्टेट बोर्ड नहीं तो आईबी बोर्ड है, आईजीसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, और ये आईजीसीएसई, आईबी, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है। दुनिया भर में इतने बोर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट 3 लाख विद्यार्थियों के लिए कहीं पे भी नहीं होगी, वो सेवा हमने दी है। आगे जाके हम जूनियर कॉलेज खोलने वाले। मुझे बताइए एक भाजपा शासित शहर जहां ऐसे कोई नेता बता सकता है। आरोग्य सेवा की बात करें तो 2017 तक हमारे पास लगभग 14,000 बेड्स थे। ये मैं मानता हूं कि देश भर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ सेवा सबसे अच्छी होती है, आरोग्य सेवा मुफ्त भी होती, लगभग मुफ्त होती है, और देश भर का प्रेशर हम पे है। हम किसी को ना नहीं कहते, देश भर से आते लोग, लेकिन एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो भी हम कुछ नहीं कहते हुए, सब सहते हुए सेवा तो देते आए। किसी भी महानगर पालिका का जो काम होता है वो यही होता है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र चलाना। हम वही नहीं रुके, प्राथमिक आरोग्य केंद्र तो है, वंदनीय हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना भी है जहाँ 1 रुपये क्लिनिक है, उसी के आगे जाके हमारे हॉस्पिटल्स है, ट्रॉमा केयर सेंटर है जो किसी भी महानगर पालिका के देश में नहीं होंगे, और 4 खुद के मेडिकल कॉलेजेस है। मुझे बताओ कौन से बीजेपी के शासित शहर में ऐसे है जो आज भगवती हो, एमटी अग्रवाल हो, राजावाड़ी हो, शताब्दी हो, ये जो हॉस्पिटल्स भाजपा महानगर पालिका के प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, ये 5 हॉस्पिटल्स हम इनको भी मेडिकल कॉलेजेस का दर्जा देंगे और वहाँ भी इसी की शिक्षा होगी। मुझे बताइए एक भाजपा शासित शहर जो ऐसे है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हमारे समय में 4,000 बसेस थी, हम 10,000 बसेस का आंकड़ा करने वाले थे। 5 रुपये 5 किलोमीटर को, 10 रुपये 10 किलोमीटर को, 15 रुपये 15 किलोमीटर को, और 15 किलोमीटर से आगे कहीं पे भी जाना हो तो 20 रुपये में आप कहीं पे भी जा सकते थे एसी बस में। कहिए मुझे किस भाजपा के डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, जितने इंजन लगाने हो वाले शहर में, ऊपर से लेके भाजपा नीचे तक शासित शहर में ये सारी सुविधाएं, उपलब्धियां हैं? बताइए मुझे। जो सड़कों की भी बात करें तो सड़क जो हमारे समय पे बने थे वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, उसकी क्वालिटी दिखाता हूँ, और जो रास्तों के घोटाले मिंदे ने किए, भाजपा ने अभी किए, चलो मैं लेके जाता हूँ और देखते हैं कैसे 6 महीने में वो सड़क खुली हुई है। ओके, अब एक और मुद्दा है कि देखिए अब आदि जी ये प्रेस्टीज इशू हो गया अभी, विधानसभा, लोकसभा और अभी ये बीएमसी, तो आप लोग को लग रहा है कि एक अस्मिता का है, एक प्रेस्टीज इशू बन गया इस चुनाव को जीतना या हारना? ये जीतने की हारने की बात क्योंकि राजनीतिक जो है पार्टीज बोल रही हैं, इसलिए बोले कि अगर आप लोग ये चुनाव हार जाते हैं तो उसके आगे राह बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं 2002 से जब से मैंने थोड़ी राजनीति समझी है, मैं घूमने लगा हूं, 2002 के बीएमसी के चुनाव से एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, वो है लिटमस टेस्ट हमारे लिए। अभी ये लिटमस टेस्ट है, 2007 भी जीते लिटमस टेस्ट, 2012 जीते लिटमस टेस्ट थी, 17 भी जीते लिटमस। ये लिटमस टेस्ट अभी जल के क्या हो गया मुझे पता नहीं। ये लिटमस टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। राजनीति में बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं, जायंट किलर्स कभी कभी जीत जाते हैं, कभी अंडरडॉग जीत जाते हैं, कभी जो सेट लोग हैं वो भी जीत जाते हैं। बड़े लोग हारते जीतते, बातें बनती है, बिगड़ती है, फिर बनती है, ये सारी चीज़ें होते रहती है। लेकिन मुंबई के अस्तित्व के लिए ये डू और डाई है। मुंबई का शायद ये आखिरी चुनाव है जो चुनाव के तौर पे फ्री एंड फेयर हो सकता है। लेकिन आप लोग के हिसाब से राज ठाकरे जी ने कहा है कि ये मराठियों के लिए आखिरी चुनाव होगा। तो अगर कह रहा हूं ना, मुंबई के लिए, मराठी के लिए अस्मिता और अस्तित्व की बात है, पार्टीज के लिए नहीं। हम तो बनते बिगड़ते हैं, कभी है कभी नहीं है, कभी जीतते कभी हारते। कोई नुकसान हमारा उतना ज़्यादा नहीं होता जितना जनता का होता है। जैसे आपको कहूँ 2019 में जब हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी बने थे तो चुनाव कोई सामने नहीं था, तभी भी जो किसान संकट में था उन किसानों की मदद की, कर्जा मुक्ति की थी। आज भी किसान आपको कहेंगे कि एक ही कर्जा मुक्ति उनके खाते तक आई थी, वो उद्धव जी ने दी थी। अभी जो भाजपा भारी बहुमत से जीती हुई, फिर वो वोट चोरी से हो, भ्रष्टाचार से हो, जैसे भी हो,
जिन किसानों को इन्होंने वादा किया था कि उनका कर्जा पूरा माफ करेंगे, आज वही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ है भाजपा, कहाँ है नेतृत्व, कहाँ है ये सब अस्तित्व और अस्मिता? जिन लाड़की बहनों को कहा था, जिन लाडली बहनों को कहा था कि 2100 देंगे, 1 साल हुआ है, 1.5 साल होने आ रहा है, अभी कहाँ है ये? 2100 नहीं, 1500 भी वो बोलते हैं बस समय हमारे पास 5 साल जो है हमारे 6 पास। महीने के बाद। तो ये बातें ऐसे नहीं होती ना। नेतृत्व अगर आप हो तो संवेदनशील भी होना चाहिए। आपकी जनता जब हैरान है, त्रस्त है, जब जनता को जरूरत है, तब आप वहां खड़े रहने जरूरत है। ये क्या, ये हेलीकॉप्टर में घूमते रहते, घर 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 सब जगह जाते हैं, फोटोज निकालते हैं, सभाएं करते हैं, होर्डिंग्स पे खर्चा करते हैं, एड्स पे खर्चा करते हैं, लेकिन जमीन पे कौन है? आपने वोट चोरी का बोला कि वोट चोरी, आपने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लोकसभा में मुद्दा उठाया। बीजेपी बोले कि लोकसभा में आपके नंबर्स अच्छे थे, इसलिए तो वोट चोरी उन्होंने की। इसलिए वोट चोरी तब आपने उठाया। विधानसभा में परसेंटेज आप लोग परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो वोट चोरी का मुद्दा उठा लिया। जो देश का संविधान खत्म करना चाहते थे, बदलना चाहते थे, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदलना ये तो चाहते थे। बीजेपी ने साफ तौर पर बोल दिया कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाया गया था, कोई संविधान बदलेंगे। चलो वो अभी 4 या 5 जो भाजपा के उम्मीदवार थे, पंकज अताई से लेके सब, क्या बोला था उन्होंने? 400 पार दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। कर्नाटका में एक भाजपा के उम्मीदवार ने बोला था, महाराष्ट्र में एक उम्मीदवार बोला था। भाजपा के उम्मीदवार नहीं थे, वो भाजपा के थे ना। भाजपा की पॉलिसी पर चलो एक आदमी गलती से कोई बयान कर सकता है, 4 या 5 लोग। और आगे जाके मैं यही कहना चाहता हूं, जो संविधान बदलना चाहते थे, 400 पार का सपना देख रहे थे, देश की जनता ने उन्हें 240 में सीमित किया, इसलिए तो उन्होंने वोट चोरी की। फिर आप कर्नाटका देखो, आप कर्नाटका नहीं, अपना कर्नाटका में भी प्रूव हुआ, लेकिन हरियाणा देखो, मध्य प्रदेश देखो, महाराष्ट्र देखो, सबके सब वोट चोरी के मामले हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में विवेक जी, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, 19,333 लोग फ्रॉडुलेंट थे। लेकिन बीजेपी बोले कि वो जो लिस्ट है वो सही नहीं है, बल्कि जो नंबर्स दिए गए थे, जो वोटर आईडी थे, बिल्कुल सही निकले थे। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था उसमें कोई दम ही नहीं था। बहस करो मेरे साथ। मेरी जो लिस्ट है, मैंने इसी के वेबसाइट से ली है। क्या भाजपा के पास कोई और इसी के वेबसाइट की लिस्ट आती है? ऐसे नहीं है ना कि इसी की वेबसाइट एक हमारे लिए, एक भाजपा के लिए, मान लेता हूं मैं कि इसी भाजपा के ही दफ्तर में काम करती है, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना कि कोई दूसरी लिस्ट पे काम करती है। मैंने तो जो किया था वो आपके सामने है। प्रेजेंटेशन मेरा अभी भी यूट्यूब पे है, निकालिए सब सारे नाम दिखाइए। ओके, आखिरी सवाल, अगर आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि बीएमसी में या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आप लोग की सत्ता आएगी, मैं पर्टिकुलर बीएमसी की बात कर रहा हूँ, अगर बीएमसी में आप लोग की सत्ता आती है तो मेयर किसका होगा? राज साहब ठाकरे जी का होगा या उद्धव ठाकरे जी? हमें तो में नहीं है, हम भाजपा जैसे नहीं है। मेयर एक मुंबई प्रेमी मराठी होगा, मेयर हमारे अलायंस से होगा, शिव शक्ति से होगा। और ये तेरी मेरी, तुम्हारी मेरी, ये सारी बातें अभी नहीं है हमारे फैमिली। आपने ये नहीं बोला कि हिंदू मेयर होगा, तो मराठी हिंदू नहीं है? क्यों हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम हिंदू हैं? क्या हम हिंदू नहीं है? हम तो राम राम कहते हैं। क्या भाजपा की ही ट्यून हम गाते रहे? भाजपा का सर्टिफिकेट ले। और यही बात है ना, भाजपा को नफरत है हमारे हिंदुत्व से। भाजपा के जो सारे, आप देखो, जो भी वो कहना चाहती है भाजपा, जो भाजपा के लोग आंदोलन करते हैं, उन्हें गणपति में जो हमारे जो प्रोसेशन है उससे एतराज़ है, नवरात्रि में हमारा जो प्रसाद होता है उससे एतराज़ है, हमारे रीति रिवाज से एतराज़ है, बंगाल के रीति रिवाज से एतराज़ है। जो हिंदुत्व भाजपा का है, जो चुनावी हिंदुत्व, वही उनको अच्छा लगता है। जो कहता है नवाज शरीफ का केक खाओ, जो कहता है जिन्ना के कब्र पे माथा टेको, वही चुनावी हिंदुत्व उनको पसंद है। हमारा जो असली हिंदुत्व है वो उनको पसंद नहीं है। हमारा हिंदुत्व एक ही है विवेक जी, जो वचन हम देते हैं वो पूरे करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भाजपा का बिल्कुल उल्टा है, वचन जाए पर सत्ता ना जाए। थैंक यू सो मच आदित्य जी। तो ये थे हमारे साथ आदित्य ठाकरे जी, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो सबके सामने होंगे। बीएमसी में भी उनकी सत्ता होगी, और जो बाकी जहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं साथ मिलकर, वहाँ पर भी उनकी सत्ता होगी। अब सबकी नज़रें जो हैं वो 16 जनवरी की होंगी कि किस पार्टी में जो दावे किए जा रहे हैं उनके नेता कितना सही बोल रहे हैं और कितना गलत।